Hello everyone and welcome to Defense Wala. Hello everyone and welcome to Defense Wala. Can you listen to me and can you see the screen? क्या आपको आवाज आ रही है मेरी और मैं दिखाई दे रहा हूं? अगर सब ठीक है तो आपको देना है जय हिंद ताकि हम शुरू कर सकें अपनी आज की क्लास। आ जाओ बच्चों, जल्दी जल्दी। ठीक है जी, स्टार्ट करें। ऑल सेट, जय हिंद आ गया सबका। तो भाई वर्ड ऑफन कंफ्यूज, इन्वर्जन, फ्रेजल वर्ब्स और PQRS करें, है ना। S1 और S6 से कुछ क्वेश्चंस मैं आपको आगे कराऊंगा। आज हम पढ़ने वाले हैं एक चैप्टर नॉन फाइनाइट्स। ये एक्चुअली आपका पढ़ा हुआ चैप्टर है, पर आप इसे और टेक्निकली पढ़ेंगे। कहने का मतलब है ये आप पढ़ चुके हैं, इसका एक बड़ा पोर्शन आपने कवर करा 8 यूनिवर्सल रूल्स में, और इसके अलावा भी आपने काफी कुछ इसमें कवर करा है। तो आज आप इसके कॉन्सेप्ट जानेंगे मेरे साथ और देखेंगे कि चैप्टर कैसे आपका पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। इस पे क्वेश्चंस लगाएंगे और फिर साथ में इस पे वोकैबुलरी भी करेंगे। ठीक है, तो ये रीडिंग बेस्ड टॉपिक है बेसिकली। जब 8 यूनिवर्सल रूल्स रीडिंग बेस्ड हो जाते हैं तो वो नॉन फाइनाइट बन जाते हैं, ऐसे समझ लीजिए। तो कौन कौन जानते हैं क्या होते हैं नॉन फाइनाइट? व्हाट डू यू नो अबाउट इट? चलिए, तो एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि नॉन फाइनाइट्स क्या होते हैं। देखिए, आपको याद होगा ये वाले वर्ब्स मैंने आपको बताए थे। हर वर्ब की 5 पॉसिबिलिटीज होती हैं: ईट, ईट्स, एट, ईटिन और ईटिंग। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये वाली होती है ING फॉर्म, जिसको कुछ V4 कह लेते हैं। ये थर्ड फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये वाली सिंगुलर और ये वाली फर्स्ट फॉर्म होती है, इसे आप प्लूरल भी कह देते हैं। यही आपने पढ़ा था, यही आपको आया। अब बात यह है कि सर ये जो है ना इनके घर के नाम है। ये तुम्हारे घर का नाम होता है गुड्डी, मुन्नी, पूरी, भारो, अत्तो, ठीक है, या फिर गुड्डू, पप्पू, मुन्नू, ये सारे के सारे घर के नाम है। अब एक स्कूल का भी नाम होता है, इसके ऑफिशियल नेम्स क्या है? तो याद होगा आपको कि मैंने इसका तो ऑफिशियल नेम 8 यूनिवर्सल रूल में ही बता दिया था कि या तो जीरंड होगा या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। और जिरंड क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ये 8 यूनिवर्सल रूल में पढ़ाया है। आफ्टर टू वाले केस में बताया है कि भाई जिरंड हमेशा ING की तरह काम करता है, वर्क्स एज एन ING, है ना, कॉल्ड अ जिरंड, ING फॉर्म की तरह होता है। ठीक है, जो सेकंड फॉर्म है ये बेटा हो जाता है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल होगा, हाँ जी, इसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है ये पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है।
सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ये कुछ नहीं कहलाती जी, ये पास्ट कहलाती है। इस वाली को किसी ने प्यार ही नहीं करा, इसका जो घर का नाम है वही इसका रेगुलर नेम है। सिंगुलर को सिंगुलर वर्ब भी कहते हैं। और ये वाली वर्ब आपकी कहलाती है इन्फिनेटिव। ठीक है, खासतौर से जब टू के साथ यूज होती है। टू के साथ नहीं यूज होती है, ऐसे ही सीधे आ जाती है, तो बेयर इन्फिनेटिव कहलाती है। और इस तरीके से ये हमारे सारे नॉन फाइनाइट होते हैं। मतलब ये मैंने इनके नाम बताए हैं, नॉट एग्जैक्टली ये नॉन फाइनाइट होते हैं। तो ये एक पहली चीज मैंने इसमें ऐड करी है आपकी, जो आपको याद रहना चाहिए, पता होना चाहिए कि भाई इनके ये नाम है। अब बढ़ते हैं आगे। जब आप कहते हैं नॉन फाइनाइट्स, तो भाई इसमें तीन कैटेगरी आती हैं। एक होता है जीरंट, एक होता है इन्फिनेटिव, एक होता है पार्टिसिपल। जीरंट, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल। अब देखो भाई जीरंट क्या होता है, पता है ये जीरंट क्या होता है? पार्टिसिपल तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, और परफेक्ट पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव भी दो तरह के होते हैं। एक होता है बेयर इन्फिनेटिव, जिसे आप जीरो इन्फिनेटिव भी कहते हैं, जिसे आप डायरेक्ट इन्फिनेटिव भी कहते हैं। एक मिनट, ये हमने थोड़ा ज्यादा ही घूस दिया इसमें। बेयर, डायरेक्ट या फिर जीरो इन्फिनेटिव। एक कराता है नॉर्मल या फिर विद टू इन्फिनेटिव। ठीक है, और एक होता है परफेक्ट इन्फिनेटिव। जीरंट की ऐसा कोई फॉर्म्स नहीं होती। तो ये हमारे पास, अगर इसको तुम पूरा खोल दोगे तो ये आपके पास 3 और 3 6 और 1 7 चीजें हैं जो आपको समझनी है गहराई से। तो ये हो गए भाई आपके नॉन फाइनाइट्स, बहुत सिंपल। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब बात ये है सर इसको नॉन फाइनाइट क्यों कह रहे हो? फाइनाइट का मतलब क्या होता है? फाइनाइट का मतलब होता है जिसको हम गिन सकते हैं। जैसे हम कहते हैं देयर आर इनफाइनाइट स्टार्स, इनफाइनाइट गैलेक्सीज, हम गिन नहीं सकते, इनफाइनाइट है। फाइनाइट जिसको गिन सकते हो, जिसका नंबर हो। नॉन फाइनाइट जिनको गिनते नहीं है। तो सर ये वर्ब्स हैं, वर्ब्स को क्या हम गिनते हैं? बिल्कुल गिनते हैं भाई। जब तुमने इसका प्लूरल किया, जब तुमने इसका सिंगुलर करा, तो इसको गिना ना। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो होते हैं, याद रखो क्या, आर नॉट अफेक्टेड बाय द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं, इन पे नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स का असर नहीं पड़ता है। सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट से असर नहीं पड़ता। जो वर्ब सिंगुलर के साथ आती है वही वर्ब प्लूरल के साथ भी आती है। दूसरी चीज, आर नॉट अफेक्टेड बाय द टेंस ऑफ द सेंटेंस। इसीलिए इसको नॉन फाइनाइट कहा जाता है। इस पे असर नहीं पड़ता कि भाई टेंस आ गया दूसरा,
और इस पे इस चीज का भी असर नहीं पड़ता कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। एक चीज को और ध्यान रखना है आपको इसमें, इसका यूज क्या होता है। तो याद रखिए, टू ऐड अनदर वर्ब इन दिस सेंटेंस। तो जब आप एक वर्ब के अंदर दूसरी वर्ब ऐड करते हैं तो दूसरी वाली वर्ब जो होती है वो नॉन फाइनाइट होती है, सेकेंड वर्ब जो होती है वो नॉन फाइनाइट होती है, थर्ड वर्ब जो होती है वो भी नॉन फाइनाइट होती है। अगर एक सेंटेंस में 3 वर्ब्स है तो पहली वाली को छोड़ के आगे की 2 नॉन फाइनाइट होंगी। देखिए, जैसे ज्यादातर केसेस में ऐसा होगा। She has helped them to pass the exam. I have not changed anything. अब क्या करते हैं, इसमें वर्ब ढूंढते हैं। दूसरी वर्ब मैंने आपको बताया नॉन फाइनाइट होगी, तो पहली वर्ब भी आई, दूसरी नॉन फाइनाइट, पहली वर्ब भी आई, दूसरी नॉन फाइनाइट, तीसरी नॉन फाइनाइट, पहली वर्ब भी आई, दूसरी नॉन फाइनाइट, पहली वर्ब भी आई, दूसरी नॉन फाइनाइट। ठीक है, ये सेंटेंस अलग है, ये पहली वर्ब है, दूसरी नहीं है। पहली वर्ब आई सीम, दूसरी हो गई हैव, नॉन फाइनाइट, तीसरी हो गई वन, नॉन फाइनाइट। तो ये सारी की सारी वर्ब इसमें नॉन फाइनाइट है। ठीक है, जो मैंने आगे आगे जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया है ब्लू मार्कर से। अब अब आता है मेन सवाल। सवाल आता है, क्या ये सारी चीजें जो अब तक मैंने नॉन फाइनाइट की पढ़ाई है, क्या इन पे लागू होती हैं? आइए करके देखते हैं। तो अगर पहली चीज क्या कही, आर नॉट अफेक्टेड बाय द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। अगर मैं यहां पे सब्जेक्ट चेंज कर दूं, मान लो शी कर दूं, तो यार ये तो लफ्ज हो जाएगा, ये तो बदल गया, लेकिन स्विमिंग नहीं बदलेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इसमें सब्जेक्ट बदल दूं, प्लूरल कर दूं, यू कर दूं, तो ये पहला वाला तो बदल जाएगा, बाकी कुछ नहीं बदलेगा। टेंस बदलने का फर्क नहीं पड़ रहा। सब्जेक्ट फिर बदल दिया, आई की जगह लिख दिया शी, देखो पहला वाला वर्ब बदल गया, दूसरा वाला नहीं बदलेगा, ऐसे ही रहेगा। कहीं पे भी देख लो, यहां पे तो हो ही नहीं सकता, ये तो बदला ही नहीं जा सकता, क्योंकि ये तो एक ही फॉर्म में आता है। ठीक है, ये वाला बदला जा सकता है, आफ्टर वर्क
ही इज स्लीपिंग भी कह सकते हैं इसे, ही स्लीप्स भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं बदलेगा। शी सीम्स टू हैव, अगर इसको भी मैं पास में ले जाऊं और लिख दूं शी सीम्ड, पास नहीं, सेंटेंस का वर्ब बदलना है, मेन सब्जेक्ट बदलना, आई कह दिया तो आई सीम, या फिर दे सीम टू हैव वन द गेम। तो आपने देखा इसमें सब्जेक्ट बदल दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, किस पे, नॉन फाइनाइट वाली वर्ब पे। जो मेन वर्ब है, जो हेल्पिंग वर्ब है, जो हेल्पिंग वर्ब है वो तो बदल रही है, लेकिन जो नॉन फाइनाइट वाली वर्ब है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसी तरीके से अब एक चीज और दिखाता हूं आपको, इस पे टेंस का भी कोई असर नहीं पड़ेगा, आर नॉट अफेक्टेड बाय द नंबर ऑफ, है ना। टेंस बदल देते हैं, चलो इसका, अगर टेंस बदल दूं, पास्ट में ले जाऊं, तो शी लव्ड करूंगा, अब भी तो स्विमिंग ही कहना पड़ेगा। इसका टेंस बदल दूं, यू लगा के हैड कर दूं इसे, कोई फर्क नहीं पड़ा, सारा सेंटेंस वैसे ही रहा। ऐसे ही यहां पे चलो फ्यूचर ले लेते हैं एक बार, शायद फ्यूचर में कुछ बदल जाए। शी विल हैव, तो नॉट पहले लग जाएगा, बस इतना फर्क आया, टेंस में कोई फर्क नहीं आया। शी विल नॉट हैव चेंज्ड, देखो नॉन फाइनाइट वर्ब वैसी रही, ठीक है। इसे भी देखो, हैविंग वर्कड फॉर आवर्स, ही विल स्लीप, कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी टेंस चेंज कर दो, दे विल सीम टू हैव वन द गेम। समझे आप बात को? मैं आपको यह स्थापित करने की कोशिश कर रहा हूं कि नॉन फाइनाइट को पहचानेंगे कैसे। तीन चीजें हैं इसके बारे में, एक तो आप देखेंगे इस पे नहीं पड़ा किसी भी टेंस का असर, इस पे नहीं पड़ा नंबर ऑफ सब्जेक्ट का असर, और एक वर्ब के साथ दूसरी वर्ब लगाई तो हो गई नॉन फाइनाइट। इतनी बात समझ में आई? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको समझ में आ गया तो बता दीजिए, डाउट दुविधा शक तकलीफ दर्द खाज तो पूछ लीजिए। देखिए बहुत सारे बच्चों की एक प्रॉब्लम आ गई है जो मेरे से बोल रहे हैं, एक्सपी वाली, कसम से मेरे को तो पता भी नहीं एक्सपी वाली प्रॉब्लम क्या होती है, मेरे को नहीं पता, आई एम नॉट अ वेरी टेक्नो सेवी पर्सन। दूसरी चीज, बच्चे कह रहे हैं सर हमारा बैकलॉग हो गया, बताइए क्या करें। तो देखो बैकलॉग एक श्राप है, श्राप को मिटाने के लिए उस चीज को खत्म करना पड़ता है जहां से आपको श्राप मिला हो। पश्चाताप होता है, ये एक पाप है, तो पाप का पश्चाताप होता है, तपस्या करनी पड़ती है। तो तपस्या इसकी है कि जिस वजह से तुम्हारे ऊपर बैकलॉग आया है उस वजह को खत्म कर दो। अगर बैकलॉग आया है इसलिए क्योंकि तुम रिश्तेदारी में ज्यादा जा रहे थे, दोस्तों के साथ ज्यादा टाइम बिता रहे थे, या तुम्हारा बैकलॉग इसलिए आया है कि कोई स्पोर्ट है उसके अंदर तुम्हारी रुचि बड़ी बड़ी ज्यादा है, या जिस भी वजह से, उस सब को एकदम खत्म कर दो बिल्कुल। जहां से टाइम दिया है वहीं से निकाल के चीजों को पूरा करो, ये सही तरीका है बैकलॉग को खत्म करने का। लेकिन ये तपस्या है और हर आदमी थोड़ी तपस्या कर पाता है ना, हर किसी के बस की नहीं। चलिए तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं। मतलब मेरा यह है, फिर कुछ और मत देखो, अपना लेके बैठो बैकलॉग, तैयारी करो कि भाई इतने दिन में निपटाऊंगा, चाहे खाना छोड़ दूं। अगर खाने खाने में टाइम लग रहा है ना, इंसान एक टाइम खा के भी जी सकता है कुछ दिन, और कोई बुराई नहीं है। तुम तो अभी बहुत यंग हो, 16-17 साल उम्र है, इतना ही वेट गिर जाएगा, 2-3 किलो फिर बढ़ा लोगे। खाना खाने की वजह से अगर है, जो भी वजह है सब खत्म कर दो। मत सोना, क्यों सो रहे हो? मत सो 8 घंटे, मत सो 7 घंटे, 5 घंटे सो कुछ दिन, जब तक बैकलॉग है। अगर सोने की वजह से गया है, जिस भी वजह से गया, 5-5 घंटे, 4-4 घंटे सो, पढ़ो, आंखें खोलो, फ्रेश हो, पढ़ो, कैसे भी करके बैकलॉग को पूरा करो, प्रैक्टिस करो, डीपीपीस लगाओ,
सारी सब चीजें तैयार हो जाएंगी, है ना? ऐसा नहीं है, लेकिन वही बात है यार, कहीं तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। अब जब बैकलॉग रोकने में नहीं करी तो बैकलॉग हो गया, उसे मिटाने में तो करनी पड़ेगी। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे ना, हम इसको एक एक करके उठाते हैं और सबको पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जिरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल को एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। कुछ सेंटेंसेस लिख के जरा ध्यान से देखिए। तो ये 5 सेंटेंसेस है, एक एक करके मैं देता हूं। हर सेंटेंस में आपको एक वर्ड अंडरलाइन मिलेगा। आपको बस वो बताना है कि वो जिरंड है या प्रेजेंट पार्टिसिपल है। मैं देख लूंगा कि आपको कितना आता है। अगर जिरंड है, अगर आपको लगता है कि आंसर जिरंड है तो ए लगा दीजिएगा। अगर आपको लगता है आंसर प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो बी लगा दीजिएगा। अगर आप गधे हैं तो सी या डी में से कुछ भी लगा दीजिएगा। गधों को 2 ऑप्शन दिए हैं। तो पहले पे पटकी, जहां पे पटकी आएगी वहां पे मैं पटकी लिख दूंगा भाई। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए है ये वाला पोल, इस वाले क्वेश्चन के लिए पोल है ये, स्विमिंग वाले के लिए। हाँ, दूसरे पे आपकी पटकी बच गई, दिस इज गुड।
नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 3। ये थर्ड वाले के लिए आंसर दीजिए, स्मोकिंग वाला। शी डजंट लाइक स्मोकिंग, स्मोक कर ना, जीरंड। बिल्कुल सही भाई, तुम्हारा तो सब पढ़ा हुआ है यार, तुम क्यों आ गए क्लास में? सब आते तुम्हें तो सीधे क्वेश्चन करा देने चाहिए थे यार मुझे, तुम्हें क्वेश्चन में ही पता चलती सब चीज। चलो जरा रनिंग बताओ क्या है। चैट बंद करके सब अपना अपना आंसर दे रहे हैं, तब भी परसेंटेज अच्छी आ रही है। रनिंग फॉर लाइफ वॉज दी ओनली ऑप्शन लेफ्ट। तो क्या मतलब हुआ? रनिंग फॉर लाइफ, भागना जिंदगी के लिए, तो ना आ गया तो हो गया भैया ये जीरंड। सही है तुम इसमें भी। और कहते हैं अंत भला तो सब भला, लास्ट क्वेश्चन का आंसर बता दो सही सही। ही ऑलवेज कम्स क्राइंग एंड मेक कंप्लेंट्स। वो हमेशा आती है रोती हुई, ना रोती हुई, हुई प्रेजेंट पार्टिसिपल। बहुत बढ़िया भाई। सो इसका मतलब है तुम्हें क्लैरिटी है ना? तो क्लैरिटी है, हम आगे बढ़ सकते हैं क्या? मैं इस बात पे जा सकता हूँ कि आपने तुक्का नहीं मारा है और आपने बिल्कुल सही आता था, आपने जिरंड और पार्टिसिपल सारे ही सही बताए। पहले पे पटकी आई है बस। ये क्यों है भाई? कह रहा है व्हाई डिड यू हिट दिस स्लीपिंग डॉग, सोता हुआ कुत्ता, इसलिए भी होना चाहिए था। क्लियर है? सोता हुआ कुत्ता, ना कि कुत्ता सोना। बहुत बढ़िया। चलो तो अभी आपको ये चीज आ गई। अब हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन ही क्वेश्चन है आज, ज्यादातर क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा और पढ़ लो यार। पढ़ाना भी तो जरूरी है ना, समझा करो बात को, पढ़ाना भी जरूरी है। तो चलो पुराना पुराना पढ़ा देते हैं, नया माल कल को लगवा देंगे तुम्हारा। आज पुराना पुराना पढ़ा देते हैं। तो ये तुमने पढ़ लिया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल तुम्हारा हो गया है, जिरेंट तुम्हारा हो गया है। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड।
हाँ भाई, तो जरा फटाफट, एक इम्पोर्टेंट आ गया था कुछ काम, तो चला गया था मैं। अब बात करेंगे पास्ट पार्टिसिपल की। तो पास्ट पार्टिसिपल बड़ी सिंपल सी चीज है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब की तरह यूज होता है। सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये है आपका क्या, पास्ट पार्टिसिपल। सॉरी, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज पास्ट पार्टिसिपल। तो अब इसको भी मैं पहचानना सिखाऊंगा क्या? अबे इतनी बार तुम मेरे साथ 8 यूनिवर्सल रूल में ये पढ़ चुके हो, फिर भी चलो मैं बता देता हूं ये कहां कहां यूज होता है। ये सबसे पहले तो यूज होता है ऑल परफेक्ट टेंसेस में। दूसरा ये यूज होता है ऑल पैसिव वॉइस में। तीसरा ये यूज होता है एज एन एडजेक्टिव टू एक्सप्रेस, अबे यार क्या होता है, एज एन एडजेक्टिव टू एक्सप्रेस क्या, कंप्लीटेड एक्शन। एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है। और टू स्टार्ट अ सेंटेंस। मॉडिफायर की तरह। अब इसमें ज्यादातर यूज तुम्हारे पड़े हुए हैं, एक एक आधा नहीं पड़ा हुआ है, अभी तुम देखते ही समझ में आ जाएगा तुम्हें, क्योंकि तुम्हें बेसिक पता है। ये भाई देखो ऐसा है, एक बार तुमने मार्शल आर्ट सीख ली है, तुम्हारी टांगे खुल गई हैं, ठीक है, बेसिक किक्स तुम्हें आ गई हैं। अब नई किक सीखने में क्या है, फटाफट एक दिन में आ जाती है। लेकिन जो पहली किक तुम सीखते हो कम वक्त 3 महीने में आती है। मतलब मेरे को पहली किक ढंग से मारना 2 महीने से ज्यादा लगे थे मुझे, और तभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आता था। लेकिन उसके बाद धपाधप तुम सीखते जाते हो। तो वैसा ही है ये, तुम बेसिक सीख चुके हो। तो ऑल परफेक्ट टेंस, दुनिया का कोई भी परफेक्ट टेंस सोच लो यार, यही होगा। जैसे आई हैव ज्वाइंड अ न्यू बैच। पास परफेक्ट, पैसे कुछ भी सोच लो, पैसिव वॉइस दुनिया का कुछ भी सोच लो। शी विल बी यूज्ड बाय देम। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यही है भैया, पास्ट पार्टिसिपल। एज एन एडजेक्टिव टू एक्सप्रेस कंप्लीटेड एक्शन। जैसे आपने कहा, ये हम बोलते हैं ना, ब्रोकन हार्ट, गिवन प्रोजेक्ट, या फिर टाइम टेकन, या फिर बर्न्ट हाउस। सबको जरा गौर से देखो, ये भी नाउन, ये भी नाउन, ये भी नाउन, ये भी नाउन, और इनके साथ जो लगा हुआ है एडजेक्टिव, टूटा हुआ दिल, दिया हुआ प्रोजेक्ट, जला हुआ घर, दिया हुआ समय। टेकन टाइम नहीं बोलते, टाइम टेकन बोलते हैं, वो बस लैंग्वेज के फ्लो की बात है, ठीक है। लेकिन ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब अभी कैसे यूज हो रही है, एडजेक्टिव की तरह। नाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है। एक और तरीका है, ये स्टार्ट भी कर देता है सेंटेंसेस। जैसे डिजेक्टेड, शी लेफ्ट द रूम, है ना। मूवीज में देखा होगा तुमने, एक गाना चल रहा है बड़ा शानदार, बहुत शानदार, लड़की लड़का नाच रहे हैं गाने पे, बहुत बढ़िया सा, हीरो हीरोइन नाच रहे हैं, सब बहुत सुंदर है। लड़की घर आती है, लड़का अपने घर चला जाता है नाच नूच के। लड़की जैसी अपने घर आती है, खिली खिली बिल्कुल हंसी खरी, ला 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 ला, बहुत खुश है, आज घर में आई है। जैसी ये घर के अंदर आती है तो इसको दिखता है इसके अब्बा, मम्मी, घर वाले सारे बैठे हैं, रिश्तेदार भी हैं एक आध कोई, टेबल सजी हुई है, नाश्ता लगा हुआ है, कुछ लोग आए हुए हैं। अरे 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 अरे, पूजा बिटिया आ गई, आओ बेटा पूजा बिटिया, पूजा बिटिया ये है।
और एक भोंदू सा लड़का बैठा है, वो देख रहा है लड़की की तरफ को, ये होगी हमारी बीवी, सोच सोच के ही मजा आ रहा है उसको। खैर, कोई बात नहीं। उसको बोलते हैं कि बेटा बिटिया, ये है लड़का, इंजीनियर है अपना, ये है भाई। हाँ, और माँ एकदम दे, भाई हमें तो पूजा बिटिया बहुत पसंद है। और पूजा बिटिया का दिमाग खराब होता है। पूजा बिटिया पैर पटकती हुई धु 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 ऊपर कमरे में चली जाती है। ठीक है, पापा कहते हैं अरे बिटिया शर्मा गई आपकी लड़की भी ना। ठीक है, शर्मा नहीं गई है, तुम समझ नहीं रहे हो, डिजेक्टेड, ही लेफ्ट द रूम, कहीं और जाना है उसे, तुम कहीं और भेज रहे हो, इसलिए डिजेक्टेड हो गई है वो, शी लेफ्ट द रूम। और इस तरीके से यूज होता है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आ गया तो बता दीजिए, डाउट है तो पूछ लीजिए। चलो, तो अब क्या क्या पढ़ा दिया भाई तुम्हारा, ये भी निपटा दिया। पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल और समझ लेते हैं, क्योंकि ये पढ़ी हुई चीज है यार आपकी, भूल गए आप। परफेक्ट पार्टिसिपल, तो भाई परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, याद आया कुछ? हैविंग के साथ जब लगती है थर्ड फॉर्म, और हैविंग का मतलब हो जाता है आफ्टर, और ये थर्ड फॉर्म सेंस देती है आईएनजी का, तो ये वाला फॉर्मेट कहलाता है क्या, परफेक्ट पार्टिसिपल। याद आया? इसमें कभी कभी बीन भी लग जाता है। इसमें दो फॉर्मेट होते हैं, एक तो हैविंग प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म। ये वाला जो होता है पैसिव के लिए होता है, इसमें सेंटेंस पैसिव बनता है। एक होता है हैविंग, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां पे सेंटेंस एक्टिव बनता है। पढ़ा था तुमने? अब कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं, जरा बता देना क्या हालात है।
अब देखो भाई, एक एक करके बस तुम्हें सिर्फ इतना बताना है कि बीन आएगा या नहीं आएगा। तो पहले वाले का आंसर बताना है, बीन आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो ये कैसे रहेगा पोल, ये पोल कुछ ऐसे रहेगा, ए और बी आंसर रहेंगे। ए का मतलब हो जाएगा यस, मतलब बीन आएगा। बी का मतलब हो जाएगा नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले वाले क्वेश्चन के लिए पहला सवाल, जल्दी जल्दी लगाइए। Having been broken his leg, he stayed home for months. अपनी टांग तुड़वाने के बाद इसने अपनी टांग तुड़वाई है। ऐसा हुआ होगा वो भाई साहब एक काम करो, मुझे घर पे रेस्ट करना है कई दिन, टांग तोड़ दो मेरी। ये पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। तो इसका मतलब क्या होगा कि बीन नहीं आएगा। तो आफ्टर ब्रेकिंग इज लेग, टांग टूट गई ना, वो तोड़वा ही नहीं है उसने किसी से। तो आंसर हो जाएगा इसमें पहले वाले में कि बीन नहीं आएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। 53% ने दिया सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरे का सेकंड वाले का आंसर बताइए, बीन आएगा या नहीं, बस इतनी सी बात बतानी है। कह रहा है हैविंग बीन वर्कड रिगरसली ही आस्क्ड फॉर अ डेज लीव। उसने एक दिन की छुट्टी मांगी। काहे मांगी? काम, उसने काम किया या उसको काम करवाया गया? ऐसा कुछ काम करवाया नहीं गया, उसने काम किया है, तो इसलिए बीन की कोई जरूरत नहीं है। आंसर यहां भी क्या हो जाएगा? नो, है ना। वर्कड एक कौन सी वर्ब है? पैसिव वॉइस में नहीं यूज होती। आई वॉज वर्कड कभी नहीं यूज करते। वर्क हम हिंदी में बोल देते हैं काम करवा लिया इससे, क्योंकि हम लोग रहे हैं गुलामी में, तो हमारी यहाँ की ग्रामर भी वैसी बनी है। हाँ बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ, इट इज नो जोक, नो सरकाजम, इट्स रियल थिंग कि हमारे यहाँ हमारा देश बहुत सालों से गुलाम रहा है और बहुत सालों तक गुलाम रहा है, तो इसलिए हिंदी से तरीके भाई ये तो उससे बहुत काम करवाते हैं। लेकिन बाकी सारी जगहों पे इतने इतने टाइम गुलामी नहीं रही है। आज भी आप देखोगे कि जो आईएएस और पीसीएस है हमारे यहाँ, तो ये बड़े अफसोस की बात है कि वो भी, अभी एक वीडियो देख रहा था, एक सीएम ने एक आला अधिकारी को पुलिस के स्टेज पे बुला के थप्पड़ मारने बेहतर था। बहुत खुशी हुई है देख के कि अच्छा हुआ सरकारी नौकरी में नहीं गया। दूर दूर तक किसी कंपनी में ऐसा नहीं हो सकता, मेरे साथ कम से कम। ठीक है, वैसे तो अभी मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ, इट इज द बेस्ट कंपनी आई हैव एवर वर्कड विद। ठीक है, तो ये इसको तो बिल्कुल अलग रख रहा हूं मैं। इससे पहले भी मैंने जहां कहीं पे भी काम किया है, वहां पे भी ऐसा नहीं हो सकता कि मालिक तुम पे थप्पड़ मारने के लिए चढ़ जाएगा। ठीक है, तो और जबकि वो तो मालिक होता है, तुम तो मालिक भी नहीं हो, जनता के नौकर हो। और ऐसा और भी बहुत सारी जगह देखा गया। ठीक है, लगातार। तो ये चीज है, तो इसलिए ना लैंग्वेज जो होती है ना, मतलब आप देखेंगे बहुत, ये इंडिया में बहुत टाइम से, ये किसी स्पेसिफिक सरकार को मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, ये मैं सोच को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ की सोच ऐसी है कि वो जो आला अधिकारी है वो थप्पड़ खाने को तैयार है, उसकी डिग्निटी कम है, उसकी जॉब ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए, पहली चीज। और जो वो नेता है जो हाथ उठा रहा है, उसके पास तो डिग्निटी है ही नहीं, वो तो समझ रहा है मालिक हूं, ये नौकर है साला मेरा, ऐसे सोच रहा है उस गरीब, उस बेचारा तो नहीं कहूंगा, पता नहीं उसने ऐसा क्या किया है, रिश्वत ली है भाई, या अपने कौन से काम करवाए हैं उससे, तो वो भी ये सोच रहा है कि नहीं मेरे को इस सब में, मतलब ठीक है, ये तो इसके तो मैं बहुत काम, इसका तो तबादला करा दूंगा, ऐसी जगह फेंक दूंगा। तो ऐसा देखा गया, ऐसी बहुत सारी वीडियोज ऐसी, तो दिल दुखा यार देख के, बहुत दिल दुखा। ये इसलिए थोड़ी हम तैयारी कराते हैं, मेहनत कराते हैं अपने बच्चे को। मैंने कई साल एसएससी पढ़ाया है, 4 साल एसएससी पढ़ाया मैंने, तो लगा, उससे पहले कैट पढ़ाता था, तो मुझे अफसोस हुआ देख के यार कि मतलब कोई अधिकारी बनने के बाद हम सोचते हैं हमारा बच्चा ऑफिसर बन गया, वो रैप्टे खा रहा है। ये रैप्टे देखो, अगर जनता के सामने वो रैप्टा उठा रहे हैं, मुझे लगता था मूवीज में गलत दिखाते हैं कि नेता गया मारा झापड़ कान के नीचे पुलिस वाले का, पुलिस वाला सर झुकाए खड़ा है। ये मूवीज में देखा था मैंने, ये हो जाएगा किसी दिन देश में, पब्लिकली ये सोचा नहीं था। तो थोड़ा सा दिल दुखा मेरा, तो थोड़ा बस मन को शांति दी और
खुदा का शुक्रिया अदा करा कि आई वर्क इन प्राइवेट सेक्टर, कम से कम इतनी गंदगी से तो मैं दूर हूँ। या शायद मुझे इसीलिए प्रकृति ने चूज किया कि मैं यहाँ पे काम करूँ, वहां मैं कर ही नहीं सकता था। बहुत एटीट्यूड है भाई मेरा, एक झापड़ मार देगा तो 25 झापड़ मार देता मैं तो। नौकरी जाती चाहे कुछ जाती, स्वाभिमान से ऊपर कुछ नहीं है भाई, बड़ी दिक्कत है ना। और दिल इतना बड़ा है कि धोखे से गोली भी मार दो तो कोई बात नहीं है ना। तो दिल बड़ा रखिए, जहन खुला रखिए। अगला क्वेश्चन है, हैविंग बीन बीटन ही गॉट एन एफआईआर रजिस्टर्ड। तो जरा जल्दी से बता दो भाई। तो मैं ये बात क्यों बताई इतनी लंबी, इसलिए कि जो वर्क है ना, ये पैसिव वॉइस होता ही नहीं है, ये हमेशा एक्टिव होगा। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आज बहुत पटकी आएगी तुम्हें, क्योंकि आज तुम कुछ काफी सीख के जाओगे क्लास से। हैविंग बीन बीटन, हैविंग बीटन, बस। हैविंग का मतलब आफ्टर, और बीटिंग पीटने के बाद। अच्छा, पीटने के बाद थोड़ी एफआईआर लिखाएगा, पीटने के बाद लिखवाएगा, तो इसमें आंसर हो जाएगा ए। इसमें बीन आएगा, और ये वाला आपने बिल्कुल सही बताया। ठीक है, क्योंकि भाई साहब कौन भाई पिटे, ये भाई पिटे, तो एफआईआर भी इन्होंने ही कराई, ये सेंटेंस सही हो गया। अगला बताइए जल्दी से। हैविंग बीन हेल्प्ड, ये क्या बात होती है यार, हैविंग बीन हेल्प्ड। ही डोनेटेड 50 lakhs टू द विलेजर्स। तो ये हैविंग बीन हेल्प्ड का मतलब है मदद किए जाने के बाद। तो किसकी मदद की गई, इसकी मदद की गई, इसकी मदद की गांव वालों ने, तो इसने 50 लाख डोनेट कर दिए। बिल्कुल लॉजिकल बात है, कोई भी तो गलत नहीं है, इसलिए यहाँ पे बीन आएगा। आंसर इज ए। समझ रहे हैं, बीन आएगा क्योंकि इसने मदद की। अगर इसने मदद कर दी तो 50 लाख का जिक्र क्यों आया, ये मदद भी करेगा 50 लाख भी देगा, क्यों भाई, दानवीर कर्ण है क्या ये। अगला देखो, हैविंग बीन मिल्क्ड द काउ शी सोल्ड इट इन द मार्केट। हैविंग का मतलब है आफ्टर, बीन का मतलब है बीइंग, मिल्क द काउ, निकलवाए जाने के बाद गाय का दूध। अरे भाई ऐसे नहीं होता, निकलवाया नहीं, उसने निकाला, तो बीन का यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, तो नहीं आएगा। तो आंसर इसमें बी हो जाएगा। ठीक है भाई, आया मजा। ये बताओ किस किस के 515 सही हो गए। पुराना था ये, नई चीज नहीं थी। किस किस के 515 ठीक हो गए, जल्दी से बता दो मुझे, किस किस के 515 ठीक हो गए। ए आई हबीबी कह रहे हैं कॉन्फिडेंस इज हाई। चलो देखो जरा कितना कॉन्फिडेंस हाई है तुम्हारा। चलो हाई कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन लगाइए, बहुत तेज रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट, गो फॉर इट।
यार एक बात बताओ, मेरा ना एसी नहीं चल रहा है, एसी खराब हो गया है। और आज पूरे दिन मैंने ऐसी क्लास ली है, पहली वाली रीशेड्यूल भी कराई है। मैं पूरा पसीने में हो चुका हूँ, सब गिला गिला सब तरफ, और इरिटेशन होने लगी है सब तरफ। अगर तुम कहो तो लाइट बंद कर दूं, तुम्हें दिख रहा है तो, क्योंकि अब नोट्स तो है नहीं कुछ। क्लास लाइट बंद कर दूंगा, लाइट्स बहुत हैं, 20 लाइट्स हैं अराउंड यहाँ पे जो जल रही हैं मेरे आसपास। तो अगर तुम्हें दिखता रहे, देखो ऐसा लगेगा लाइट बंद करके। ठीक है, चलेगा। सैलरी, लेफ्टिनेंट की सैलरी के लिए एक वीडियो बनाई है मैंने, देखो जाके, सब बताया उसमें, स्टाइपेंड कितना होता है, सैलरी कितना होता है। चलो भाई, इतने में ऐसे पढ़ाते हैं हिंदी में, बहुत टीचर। द स्पीकर पॉज ब्रीफली बिफोर आंसरिंग। बिफोर क्या है? प्रेपोजिशन। और मैंने आपको बताया था प्रेपोजिशन के बाद जब भी कोई वर्ब लगती है तो वो वर्ब एक्चुअली होती नहीं है, दिखती है सिर्फ, वो वर्ब होती जिरेंड है, और जिरेंड नाउन होता है। तो आंसर हो जाएगा ए बी सी। और पहले ही क्वेश्चन पे पटकी, और इतना आसान क्वेश्चन, दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ यू। सी इज द करेक्ट आंसर। बेशर्मी। अगला क्वेश्चन। हाँ ये बहुत बढ़िया, बोर्ड बेटर दिख रहा है, फेस नहीं। इससे बढ़िया क्या है? क्या करोगे मेरी शक्ल देख के? बोर्ड देखो, बोर्ड हर दिन नया होता है, नए क्वेश्चन होते हैं, मेरी शक्ल रोज वही होती है। हैविंग सीन द ट्रैफिक जैम ही डिसाइडेड टू लीव। भाई डिसाइड एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ इन्फिनेटिव आता है। क्या आता है? इन्फिनेटिव। कल तुम मेरे साथ इन्फिनेटिव पढ़ोगे, तब तुम ये वाली बात जानोगे। ठीक है, तो ए बी सी ऐसे क्यों हुआ, और ऐसी और कौन सी वर्ब्स हो सकती हैं, ये तुम मेरे साथ आगे जानोगे नेक्स्ट क्लास में। भाई जाके देखो, मैंने अब अच्छी सी रील बनाई है, इतनी मेहनत से उसमें बताया है, डाली भी है कि लेफ्टिनेंट की सैलरी कितनी होती है, उसे स्टाइपेंड कितना मिलता है पहले साल में, सब चीजें बताई हैं। और छोटी सी है वो, 30 सेकंड का शॉर्ट है, देख लो। ऐसे ही हर रोज पढ़ाया करूं तो तुम फिर दुआ करो कि हर दिन मेरे यहाँ की बत्ती, ये एसी खराब हो जाए, एसी कभी सही ना हो, नया एसी लगवाऊं एकदम फूक जाए, रोज एसी लगवाऊं, रोज एसी फूकें, तब ऐसा हो सकता है भाई। ही वॉज द ओनली कंटेस्टेंट to answer all the questions correctly in the quiz and earning and earned. He should only consistent to answer all the questions correctly in the quiz and earn. तो यहाँ पे टू आंसर आया है, तो यहाँ पे earn आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी। ए बी सी डी इज द करेक्ट आंसर। डी। हाँ, एसी ऑन लाइट्स ऑफ, इसके लिए मुझे पता है स्पेशल परमिशन लेना पड़ेगी मैनेजमेंट से। वो मेरी वीडियो तुम्हें डिफेंस वाला पे मिल जाएगी, डिफेंस वाला का जो हमारा यूट्यूब चैनल है, सी डी एस एफ कैट वाला। ना 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 ना, एनडीए वाले चैनल पे ही पड़ी हुई है वो, शॉर्ट्स में। और वहां नहीं मिले तो मैंने अपने अकाउंट पे भी उसको शेयर कर रखा है। भाई क्वेश्चन कर लो, सब गलत हो रहे हैं तुम्हारे। द प्रिंसिपल रिफ्यूज, तो रिफ्यूज के साथ जब भी कोई वर्ब लगाते हो तो वो इन्फिनेटिव होती है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। अलाउ, आंसर इज बी। बहुत बढ़िया।
चलो क्लास के बाद बता दूंगा तुम्हें पूरा कि कितनी सैलरी होती है, कितना स्टाइपेंड होता है, सब बता दूंगा। अभी क्वेश्चन कर लो, यही बता दूंगा, रील देखने की जरूरत नहीं है। और बताओ। बिजनौर? अरे मैं परसों बिजनौर में ही था। देखो ये वाली जो ईद थी ना, इस वाली ईद पे मैं कुर्बानी वुर्बानी नहीं करता। मतलब है ठीक है, सबका अपना अपना होता है, मेरे को नहीं आता तो मैं नहीं करता। तो मैं इस घूमने चला गया था, मम्मी को लिया और घूम रहा था। तो ये यहीं से निकल के गया था मैं, तुम्हारा बिजनौर, नजीमाबाद, नूरपुर, और फिर वहां से आगे निकल गया था कोटद्वार। फिर कोटद्वार से ऊपर लैंसडाउन, ये सब घूम के आया मैं। फिर नेटगांव से नीचे रथुआ धाप, वहां स्टे किया था मैंने जंगल में। FRH है वहां पे के आसपास। तो अब दो छुट्टी थी तो घुमाया था बस। द मैनेजर वॉकड इनटू द रूम अनअवेयर दैट द स्टाफ हैड स्टॉप्ड डिस्कसिंग। स्टॉप्ड के साथ ING, स्टॉप्ड डिस्कसिंग। तो सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया यार, बिजनौर से हो। हाँ जी, वहीं रहता हूँ। अबे यार सक्षम यार, अबे यार तुम वहीं रहते हो लैंड जोन में। अबे यार मेरे को पता होता है बच्चा मेरा कोई लैंड जोन में भी होगा, मैं जरूर पोस्ट तो कर ही देता कि भाई लैंड जोन में हूँ। अबे यार, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था वहां पे कहाँ कहाँ जाना है, तो मैं टिफिन टॉप चला गया था वहां पे। और एक मंदिर था संतोषी माँ का, वहां चला गया था। और वो जो कैंटोनमेंट एरिया है वहां पे तो ज्यादा रुक नहीं सकते हैं। और फिर यार ये मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं NDA में पढ़ाता हूँ, लाओ मेरी फोटो खिंचाओ यहाँ पे। तो वो सब मैं करता नहीं हूँ, तो वो भी नहीं हुआ। तो मतलब मेरे पास आई डिड नॉट नो वेयर टू गो, कहाँ है वो। एक आर्मी वालों ने लेक बना रखा है आर्टिफिशियल, वो सब कुछ बहुत मजा नहीं आया। मतलब ठीक है, लोकेशन इज ब्यूटीफुल बट आई डोंट फाइंड मैनी गुड प्लेसेस। ही बॉट फ्लावर्स एंड चॉकलेट्स, डैश इज अपॉलजी सीम्स मोर। अच्छा जी, ही बॉट फ्लावर्स एंड चॉकलेट टू मेक हिज अपॉलजी। कह रहा है कि उसने क्या खरीदा, फ्लावर्स खरीदे और चॉकलेट्स खरीदी। किस लिए खरीदी? ताकि जो उसकी अपॉलजी, अपॉलजी का मतलब होता है माफी, सॉरी, वो कैसी लगे, वो ज्यादा सिंसियर लगे। भाई चॉकलेट लेके आया, फूल लेके आया, लड़का खर्चा कराया, चल जा, माफ किया तुझे। ये वाले सीन से। बिहार भी खूब रहा हूँ भाई, मैं बिहार खूब रहा हूँ। हाँ जी, अक्षरा सक्सेना, मैं वहीं से हूँ। हरियाणा भी रहा हूँ खूब। चलो अब मैं जहां भी जाया करूंगा ना, मैं यही करा करूंगा। मैं अपडेट कर दिया करूंगा कि मैं यहाँ पे आया हूँ, टैन टैन, तो वहां का बच्चा। ठीक है। MP भी आया हूँ। MP में भोपाल, ग्वालियर तो मैंने पढ़ा है बहुत टाइम। शी एडमिटेड। उसने एडमिट किया, साइन करना, तो आंसर हो जाएगा C। वैसे डी भी काफी हद तक ठीक है, डी भी लगा सकते हो और कुछ नहीं लगा सकते हो। कह रहे एडमिटेड किया, पास्ट की बात है ना। उसने एडमिट किया, साइन करना जीरंड है ये, डॉक्यूमेंट्स को विदाउट प्रॉपर परमिशन। उसने एडमिट किया कि उसने साइन किया था। ठीक है, तो या तो ये बोलोगे साइन करना एडमिट किया, या बोलोगे हैविंग साइंड कि उसने साइन किया है। हैविंग साइन का मतलब है कि उसने साइन किया है आफ्टर साइन। शी एडमिटेड, उसने एडमिट किया है आफ्टर साइंड कि हाँ भाई साइन करने के बाद एडमिट किया कि भाई करा है, मैंने साइन किया है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। इसका आंसर C भी हो सकता था, D भी हो सकता था, कोई भी लगा सकते थे, पर दोनों ही। D तो बहुत ही कम बच्चों ने लगाया था, A और B नहीं हो सकता था।
दोनों ऑप्शन सही हैं, दोनों का मीनिंग बदल जाएगा। अगर बोलोगे शी एडमिटेड साइनिंग, तो उसने एडमिट किया साइन करना, और शी एडमिटेड हैविंग साइन, उसने एडमिट किया कि मैंने साइन किया था, वो पास्ट की बात हो जाएगी। भाई लखनऊ भी रहा हूँ बहुत टाइम, लखनऊ तो बहुत टाइम रहा हूँ, 1.5-2 साल लखनऊ रहा हूँ। लखनऊ में ये अलीगंज तुम्हारा, भूतनाथ, आलमबाग, ठीक है, और ये कपूरथला, यहाँ सब मैं पढ़ाता था भाई। बैंगलोर नहीं गया कभी। महाराष्ट्र भी गया हूँ, मुंबई। अरे बहुत घुमा हूँ मैं। द डिफिकल्टी इन डैश, द डिफिकल्टी इन डैश अ रिलायबल टीम कॉज डिलेज इन द प्रोजेक्ट। द डिफिकल्टी इन आ गया, इन है प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद आईएनजी, कहानी खत्म। द डिफिकल्टी इन फॉर्मिंग। भैया छत्तीसगढ़ रायपुर से तो मेरी पीएचडी है, वहां भी गया हूं मैं, खूब गया हूं। छत्तीसगढ़ रायपुर में यूनिवर्सिटी है तुम्हारी, कलिंगा यूनिवर्सिटी। छत्तीसगढ़ में जो यूनिवर्सिटी है रायपुर में, कलिंगा यूनिवर्सिटी, वहीं से मेरा पीएचडी है। द प्रोफेसर लेट द स्टूडेंट्स टू सबमिट देयर पेपर्स अ डे लेट ड्यू टू द टेक्निकल इशू। तो लेट द स्टूडेंट्स, लेट के साथ मैंने तुम्हें बताया था सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो भाई ये टू सबमिट तो हो नहीं सकता, तो नो इंप्रूवमेंट गया। लेट द स्टूडेंट टू सबमिटिंग नहीं हो सकता, टू सबमिट नहीं हो सकता। ए इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन धराशाही। कितना आसान क्वेश्चन था बताओ, एट यूनिवर्सल रूल में पढ़ाया था या नहीं, कि लेट के साथ सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना। पर तुम्हारा दिमाग है छत्तीसगढ़ भोपाल, इसमें बतौले बच्चे हो तुम, क्वेश्चन गलत करोगे चाहे बात पूरी हो जाए। अरे मुजफ्फरनगर मेरठ पड़ोस है मेरे, क्यों नहीं आया हूँ, सब जगह गया हूँ। पटना ही तो पढ़ाया मैंने बिहार में, बोरिंग रोड, अशोक राजपथ, यहाँ लगती थी मेरी क्लासेस। और एक वो महात्मा गांधी, गांधी गांधी मैदान, वहां से बस बदलता था, याद है थोड़ा थोड़ा। हरियाणा खूब, रेवाड़ी, हिसार, रोहतक, सब पढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीइंग इन अ न्यू सिटी अलोन कैन बी बोथ, कैन बी बोथ एक्साइटिंग, क्या कह रहा है। बीइंग इन अ न्यू सिटी, एक नई सिटी में होना, अलोन, कैन बी बोथ, एक्साइटिंग भी हो सकता है ओवरवेलमिंग। लिव इन अ न्यू सिटी अलोन नहीं होगा, टू लिविंग नहीं हो सकता है, लिविंग इन अ न्यू सिटी हो सकता है, पर जो दिया गया है वो भी ठीक है, तो दोनों ठीक है। पर आंसर आप डी लगाएंगे क्योंकि जो ऑलरेडी दिया है वो भी ठीक है, तो इंप्रूवमेंट की जरूरत ही नहीं है। बल्कि सी भी बिल्कुल सही है, तो बीइंग इन अ न्यू सिटी, एक नई सिटी में होना, ये भी ठीक है, और एक नई सिटी में रहना, दोनों के मीनिंग सेम है, सी और डी दोनों ठीक थे। लेकिन नो एरर इसलिए क्योंकि नो एरर है। मैं हम ना कहीं, अब कहीं नहीं जाता। एक्चुअली मेरी जॉब ऐसी थी ना, मैं फ्रीलांसर की तरह मैंने वर्क किया है बहुत टाइम, तो मैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, इंस्टीट्यूशंस में जाता था एज द गेस्ट लेक्चरर, वहां जाके पढ़ाया करता था, काफी टाइम मैंने ये काम किया है। उसके बाद फिर मेरे को जॉब ही अच्छी लगती है, मेरे को बिजनेस समझ में नहीं आता, तो मैंने फिर उसके बाद ये सब छोड़ दिया। और जॉब में भी पढ़ाना है, उसके अलावा कुछ करना नहीं है, ये भी प्रॉब्लम है ना। तो शी इंजॉयज पेंटिंग होगा, शी इंजॉयज पेंटिंग। इंजॉय के साथ सीधे आप आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, जीरंड आता है। ये बात आप कल और गहराई से जानेंगे नेक्स्ट क्लास में।
कोलकाता एक ऐसी जगह है जहां जाने का बहुत मन है, पर मौका नहीं लगा आज तक। बंद कर रहा हूं अब मैं चैट, तुम लोग पागल हो गए हो। पुणे एक और बड़ी प्यारी जगह है जहाँ जाने का मेरा मन है। ये कुछ जगहें हैं जैसे पुणे हुआ, और एक ये कौन सी जगह है यार, मायसोर, ये सारी जगहें, या फिर आपका ये मेघालय, ये सब जाने का बड़ा मन रहता है मेरा यार। अब नहीं मिलेगा टाइम, वो तो फ्रीलांसर था तो घूम लिया करता था, इसीलिए तो घूमता था और नौकरी करता था। अब कहाँ है, सही तो है। सरप्राइज ये आज ही तो पढ़ाया तुम्हें, कहाँ पढ़ाया है मैंने तुम्हें? वो वाला क्वेश्चन कराया था डिजेक्टेड वाला, जिसमें रिश्ता आया था लड़की रूठ के चली गई थी, वो है सरप्राइज बाय द क्वेश्चन। तो आंसर हो जाएगा नो एरर, डी इज द करेक्ट आंसर। तो कोई गलती नहीं है। और बाकी आपने जब किया वाइल्ड सरप्राइजिंग बाय, ये क्या बात हुई? वाइल्ड सरप्राइजिंग, तो यहां पे पैसिव तो बनाया नहीं, बाय लगा दिया, गलत हो गया ग्रामेटिकली। वाइल ही सरप्राइज्ड एट, तो वाइल ही सरप्राइज, वो सरप्राइज हुआ एट, तो ये सब ना गलत तरीके से सेंटेंस बनाने के। ये फिर भी हो सकता था बीइंग सरप्राइज फ्रॉम द क्वेश्चन, तो आई वाज सरप्राइज विद द क्वेश्चन ज्यादा बढ़िया प्रपोजिशन है। तो विद होता तो भी हम सोच लेते, डी सबसे बढ़िया आंसर है यहाँ पे। चलिए वोकैबुलरी लगा लीजिए, चैट बंद कर रहा हूं मैं। हाँ भाई, मैं मक्का मदीना भी गया हूँ, मैं सऊदी अरेबिया भी गया हूँ, मक्का मदीना जद्दा। यहाँ भी गया हूँ। तुमने पूछा मक्का मदीना तो मैंने बता दिया, अब बस अब और कोई बात नहीं बताऊंगा। अब मैं बंद कर रहा हूँ चैट, इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन बाद में करूंगा, पहले चैट बंद करी जाएगी। हाँ अब देखो, ये तो वो क्या बेस्ड क्वेश्चन था। द साइंटिस्ट, द साइंटिस्ट पोस्टपोन, पोस्टपोन कर दिया, इलेबोरेट करना हाइपोथेसिस को, हाइपोथेसिस को इलेबोरेट नहीं करा जाता, corroborate किया जाता है। हाइपोथेसिस का मतलब होता है तुमने आगे से अपने आप कोई बात बना ली, तो हाइपोथेसिस क्या होता है? उसी का एक्सटेंशन होता है, हाइपोथेसिस एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन को प्रूफ करना होता है। तो corroborate इज टू प्रूफ, इलेबोरेट इज इलोंगेट, इलोंगेट या एक्सप्लेन, है ना। डिटेलिंग नहीं, डिटेल नहीं दोगे हाइपोथेसिस की। और मैनिपुलेट तो वैसे भी चेंज करना होता है अपने अकॉर्डिंग। तो ये एक आसान क्वेश्चन था जिसपे आपने पटकी खाई, थोड़ा दिमाग लगाइए, क्वेश्चन सही कीजिए। देखो इसमें कोई भी वर्ड ऐसा नहीं जिसका मीनिंग तुम्हें नहीं पता हो, बट एक फॉरेन वर्ड दे रखा है जिसका मीनिंग तुम्हें नहीं पता है। फॉरेन वर्ड है फॉक्स पास। चूज द क्लोजेस्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड फॉक्स पास। फॉक्स पास का मतलब होता है सोशल ब्लंडर, कोई बहुत ही सोशल ब्लंडर, कोई कांड हो जाना, सोशल ब्लंडर। जैसे मान लो कोई बहुत बड़ा नेता है, ठीक है, और उसकी कोई एक ऐसी वीडियो लीक हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो वो अपने घर की नौकरानी को मार रहा है ना, तो उसकी वीडियो लीक हो जाती है, दैट इज कॉल्ड सोशल ब्लंडर, फॉक्स पास।
कैकोफोनी, जहां भी वर्ड आ जाता है कैको, कैको का मतलब होता है बैड, और फोनी का मतलब होता है साउंड से। तो डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड का मतलब होता है डिस्कंफर्ट। कैकोफोनी है ना, भसड़ हो गई, कहते हैं ना भसड़ हो गई, ब्रॉल, फाइट, ब्रॉल हो गया ना, कहा सुनी हो गई। हारमनी तो आप जानते हैं पीस होता है, पीस, ट्रैंक्युलिटी, एक्वानिमिटी, ये सारे के सारे पीस होते हैं। मेलोडी, डलसेट एक वर्ड आता है इसके लिए, साइलेंस, क्वाइटिट्यूड। तो आंसर बना बी, क्वेश्चन सारे धराशायी। चलो अब बात करते हैं पी क्यू आर एस की। अच्छा, ये क्वेश्चन कराए थे आपको, एक बात ये बता दो कि ये डीपीपी पहले हो चुकी है या ये नई डीपीपी है? ये जो पहले वाली डीपीपी है सेम है या वही है? ये डीपीपी पहले हो चुकी है या नहीं हुई है? अब यार सेम, कुछ बच्चे सेम भी कह रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, अगर सेम भी है तो मैं दोबारा करा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे न्यू कह रहे हैं। तो जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हो वो मेरे से पूछ लीजिएगा, फटाफट आपको आंसर बता देता हूँ। तो पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा? डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन, आंसर हो जाएगा पी। फिल्मिंग इन, यहीं से पता चल गया कि पी से स्टार्टिंग हो रही है, ठीक है। और पी आर मैंडेटरी पेयर है जो कहीं नहीं बनेगा। रिकॉग्नाइज्ड क्या, रिवॉल्यूशनाइट क्या किया था उसने? एंटीबायोटिक। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बी, क्यू एस, रुबीडियम इज यूज्ड इन द फिलामेंट्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स। आसान आसान क्वेश्चन थे। इन द फिलामेंट्स ऑफ, इन द फिलामेंट्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स, हाँ रिबीडियम इज यूज्ड। ठीक है भाई, थोड़ा टेक्निकल था ये। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सी इज द करेक्ट आंसर, एस क्यू आर पी। क्वेश्चन नंबर 5, डी इज द करेक्ट आंसर। जिस क्वेश्चन पे डाउट हो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6, ए इज द करेक्ट आंसर। साथ ही साथ इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने आपको वहां भी दिया है, ठीक है। कहां पर? सोल्यूशन में। बी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। क्यू एस आर पी, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, बी इज द करेक्ट आंसर।
सब सही जा रहा है। फिलामेंट वाला क्वेश्चन नहीं बता देंगे, चिंता नहीं करो, बिल्कुल चिंता नहीं करनी। बी इज द करेक्ट आंसर। यहां पे डी इज द करेक्ट आंसर, 11th। RQPS, B is the correct answer. SRQP, A is the correct answer. QPSR, C is the correct answer. D is the correct answer. B is the correct answer. अच्छा जी, तो एप्पल्स और ऑरेंजेस का मतलब है एप्पल एक अलग फ्रूट है और ऑरेंजेस एक अलग फ्रूट है। तो क्या कहते हैं, पीपल हु आर डिफरेंट एंड दस इनकम्प्लीट। जैसे आपने कहा दीज टू हस्बैंड एंड वाइफ आर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, दो एंटायरली डिफरेंट लोग, कंपेयर नहीं कर सकते। अ टर्न ऑफ द स्क्रू मीन्स, अ टर्न ऑफ द स्क्रू, अगर स्क्रू आपका टर्न हो जाता है तो क्या हो जाता है, बहुत बुरा हो जाता है। दैट मीन्स ठीक है, तो जब स्क्रू टर्न हो जाता है तो क्या हो जाता है, कुछ बहुत बुरा हो जाता है। तो बुरा का मतलब है एक एक्शन जो बद से बदतर हो जाए। व्हाइट एलिफेंट ऐसी चीज जिसको खरीदना मुश्किल, रखना मुश्किल है ना, और किसी काम की है नहीं वो। तो बी इज द करेक्ट आंसर। हॉट पोटैटो क्या आता है, समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू डील विद, नहीं, समवन हु इज होलियर देन अपीयर्स, अनेबल टू डिसाइड, हॉट पोटैटो। ठीक है, तो आपने आज मेरे साथ नॉन फाइनाइट पढ़ा और इसका पार्ट 1 पढ़ा है। अभी एक पार्ट इसका बाकी है, वो हम करेंगे। डीपीपी लगा लीजिएगा, शेड्यूल फॉलो कर लो। एक क्वेश्चन कौन सा था जिसमें तुम रो गए, वो क्वेश्चन बताओ भाई, किसमें रो गए थे। एक क्वेश्चन था जिसमें रोए थे तुम। चलो वो वाला क्वेश्चन करा देता हूं। ये क्वेश्चन पे बहुत बुरा रोए तुम यार। इन द फिलामेंट्स ऑफ, हाँ तो फिलामेंट्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स, पी और एस मैंडेटरी पेयर हुआ। रुबिडियम इज यूज्ड इन द फिलामेंट ऑफ, क्यूपी भी हो सकता है। रुबिडियम इज यूज्ड, ये ऐसे होगा, रुबिडियम इज यूज्ड इन द फिलामेंट्स ऑफ क्यूपी, इन द फिलामेंट्स ऑफ एस, फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स विच कन्वर्ट्स लाइट, आर लास्ट सेंटेंस होगा। तो एस पी, ये आंसर होगा, ये वाला होगा।
ठीक कर लो भाई। ठीक है, अभी ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। अब मैं बता देता हूँ भाई एक बार सैलरी के बारे में। जो बच्चे बहुत ज़्यादा कह रहे थे सैलरी वैलरी का, बता दो सर। ठीक है, तो भाई जब आप एनडीए चले जाते हैं ना, तो एनडीए में जाते ही पहले दिन आपका स्टाइपेंड शुरू हो जाता है। जब आपका सिलेक्शन होता है, पढ़ाई शुरू होती है, हर महीने आपको लगभग 25-30 हज़ार के आसपास, 20-25 हज़ार के, 30 हज़ार के आसपास आपको स्टाइपेंड मिलता है, जिसमें से आप आधा यूज कर सकते हैं, आधा आपके पास सेव होता रहता है। कुछ परसेंट सेव होता रहता है, कुछ आपको मिलता है, नॉट एग्जैक्टली आधा। उसके बाद जब आपके 4 साल कंप्लीट हो जाते हैं, तो आपको वो सारा सेव हुआ हुआ अमाउंट तो मिलता ही है। और साथ में क्या मिलता है? सैलरी मिलती है। 1,75,000, 1,77,000 अराउंड सैलरी है ना लेफ्टिनेंट की। ठीक है, तो पढ़ लो भाई, पढ़ लो। ठीक है, चलो। अब भाई और नहीं पढ़ा पाएंगे, मैं अब पागल हो चुका हूँ, पूरी मेरी शर्ट सब कुछ गर्मी में है। ठीक है, तो अब थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।